रीजनिंग में ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर लिया था। ब्लड रिलेशन, जिसमें हम फैमिली पजल पर आज बातचीत करेंगे। फैमिली पजल बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फैमिली ट्री कल बनाकर सॉल्व किए थे सवालों को। एक ही नियम इंपॉर्टेंट रहेगा, कनेक्टिविटी का रूल। और कनेक्टिविटी का रूल मतलब पहली जानकारी से जुड़ी हुई अगली और अगली से जुड़ी हुई अगली जानकारी होनी चाहिए। मतलब जब भी हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो कनेक्टिविटी के नियम के बेसिस पर ही प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फिर हम आज स्टार्ट करेंगे डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के खत्म होने के बाद हम डाटा इंटरप्रिटेशन कवर करेंगे और उसके बाद हम कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा बचा हुआ रीजनिंग का पार्ट है, फैमिली पजल। फैमिली पजल लिखेंगे पहला प्रश्न। फैमिली पजल में बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात पर जरूर गौर करिएगा कि कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप हल कर पाओगे। लिखते चलना मेरे साथ प्रश्न। फैमिली पजल का मतलब होगा बहुत सारे लोगों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें हम फैमिली ट्री में अरेंज करेंगे। लिखिएगा, टी इज द सिस्टर ऑफ डी। टी डी की बहन है। टी इज द सिस्टर ऑफ डी। टी डी की बहन है। डी इज मैरिड टू पी। डी का विवाह पी से हुआ है। एंड पी इज द सन ऑफ एम। और पी एम का पुत्र है। और पी एम का पुत्र है। टी इज द सिस्टर ऑफ डी। टी डी की बहन है। डी का विवाह पी से हुआ है और पी इज द सन ऑफ एम। पी एम का पुत्र है। टी इज द मदर ऑफ जे। टी जे की माता है। टी इज द मदर ऑफ जे। टी जे की माता है। वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई यू का पिता है। वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई यू का पिता है। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। वाई को केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। वाई को केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। यू इज द डॉटर ऑफ टी। यू टी की पुत्री है। यू इज द डॉटर ऑफ टी। यू टी की पुत्री है। यू इज द डॉटर ऑफ टी। यू टी की पुत्री है। क्यू इज द सन ऑफ डी। क्यू डी का पुत्र है। क्यू इज द सन ऑफ डी। क्यू डी का पुत्र है। फिर इसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी का टी से क्या संबंध है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। जी का डी, जे का डी से क्या संबंध है। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। जे का डी से क्या संबंध है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम। क्यू का एम से क्या संबंध है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम। क्यू का एम से क्या संबंध है। पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं कि हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा कि टी बहन है डी की, तो टी और डी एक ही पीढ़ी के हैं। डी की शादी पी से हुई है। अभी जेंडर नहीं पता, लेकिन पी पुत्र है एम का। एम का पुत्र होने का मतलब हुआ ये पुरुष, तो ये महिला। टी इज द मदर ऑफ जे। टी जे की माता है और वाई यू का फादर है। कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है तो उसे स्किप करिए। वाई को केवल एक पुत्र एक पुत्री है, अभी वो कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है। यू इज द डॉटर ऑफ टी। यू जो है वो टी की डॉटर है और जैसे यू मिला तो वाई इज द फादर ऑफ यू, मतलब वाई यहां पर होगा, फादर हो गया। फिर उसने कहा कि उसको केवल एक लड़का और एक लड़की है, तो ये लड़का होगा। क्यू इज द सन ऑफ टी। क्यू सन है। इस पूरे प्रश्न में हमें नहीं पता कि एम का जेंडर क्या है, बाकी तो हमें सब पता चल गया है। फिर प्रश्न पर आते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। मतलब टी पी को क्या कहेगा। टी पी को क्या कहेगा, उसकी बहन का हस्बैंड। उसकी बहन का हस्बैंड मतलब जीजा, ब्रदर इन लॉ। टी पी को जीजा कहेगा। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। डी जे को क्या कहेगा, उसकी बहन का बेटा। बहन का बेटा मतलब भांजा।
नेफ्यू, मैटरनल नेफ्यू। और हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, मतलब एम क्यू को क्या कहेगा? एम जो है वो क्यू को उसके बेटे का बेटा, पोता, ग्रैंडसन कहेगा। क्लियर है सवाल पूरी तरह से कैसे सॉल्व करना था? कनेक्टिविटी थी तो मैंने उसको स्किप किया और फिर सॉल्व किया कनेक्टिविटी को जोड़कर। उन जानकारियों को स्किप कर दो जो कनेक्ट नहीं हो पा रही हो, बाद में यूज कर लेना उन्हें। फिर से देख लीजिए एक बार, जो है टी, डी की बहन थी तो टी बहन हो गई डी की शादी पी से हुई थी, पी बेटा था एम का। फिर यू के पिता वाई थे, यू टी की पुत्री थी, वाई को केवल एक पुत्र और एक पुत्री थी, और क्यू डी का पुत्र था। बिल्कुल। तो ट्राई करिए, अब आप लोगों को सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। नितिन, जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। जे इज द सिस्टर ऑफ टी, जे इज द सिस्टर ऑफ टी, जे टी की बहन है, टी का विवाह डी से हुआ है। हिमांशु, तुम्हारा मीडियम हिंदी है बेटा। ऐसा नहीं होता कि सिस्टर का हस्बैंड है तो सिस्टर इन लॉ हो गया, सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ ही होगा। जे टी की बहन है, टी का विवाह डी से हुआ है, एंड डी इज द फादर ऑफ आर, और डी आर का पिता है। डी इज द फादर ऑफ आर, डी आर का पिता है। जे इज द सिस्टर ऑफ टी, टी इज मैरिड टू डी, एंड डी इज द फादर ऑफ आर। जे टी की बहन है, टी का विवाह डी से हुआ है, और डी आर का पिता है। अगली जानकारी, एम इज द सन ऑफ एच, एम एच का पुत्र है, एम इज द सन ऑफ एच, एम एच का पुत्र है। टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एच, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एच, टी एच की सास है, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एच, टी एच की सास है। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, डी को केवल एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, डी को केवल एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं। जे इज मैरिड टू बी, जे का विवाह बी से हुआ है, जे इज मैरिड टू बी, एंड एल इज द डॉटर ऑफ बी, जे का विवाह बी से हुआ है और एल बी की पुत्री है, और एल बी की पुत्री है। प्रश्न आपके सामने है, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल का टी से क्या संबंध है? हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल का टी से क्या संबंध है? हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, एम का डी से क्या संबंध है? हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, एम का डी से क्या संबंध है? हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जे का आर से क्या संबंध है? फैमिली ट्री बनाइए और फिर आंसर दीजिए तीनों प्रश्नों। भांजी, पोता, मौसी। बहन की बेटी मतलब भांजी। बिल्कुल, आज डाउट ही लेंगे, पर रीजनिंग तो खत्म करने दो। बहन की बेटी भांजी होती है और भाई का बेटा भतीजा होता है। जिन लोगों को रिश्ते नहीं पता वो नोट कर लेना। आइए देख लीजिए, सवाल को मैं पुनः हल कर रहा हूं। जे टी की बहन है, इधर ध्यान देना सभी लोग। टी की शादी डी से हुई है और डी पिता है आर का। क्लियर है यहां तक की बातें? आगे वो कहता है कि एम इज द सन ऑफ एच, पर एम और एच की तो कोई जानकारी नहीं, तो छोड़ दो उसको भी। तो आगे कहता है कि टी सास है एच की, टी सास है एच की।
तो टी का एच से रिलेशन है, या तो दामाद होंगे या बहू होगी, कभी नहीं पता। और उसने आगे कहा है कि डी हैज ओनली वन सन, डी को केवल एक लड़का है, मतलब कंफर्म ये बहू होगी। एन जो था वो एच का पुत्र था, तो एन नीचे आ गया। ये वाली जानकारी आप यूज कर ली। जे इज मैरिड टू बी, जे का विवाह बी से हुआ है, और एल इज द डॉटर ऑफ बी। सभी के जेंडर पता है इसमें, सभी के। पहला प्रश्न था हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, तो मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया था, बाद वाला व्यक्ति पहले को क्या कहेगा, तो टी एल को क्या कहेगा, उसकी बहन की बेटी, भतीज, भांजी, भांजी, अंग्रेजी में निस, नहीं यहां से नहीं कहती, आप पहली क्लास से ही करेंगे। हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, मतलब डी एम को क्या कहेगा, तो उसके बेटे का बेटा, पोता, ग्रैंडसन। हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, मतलब आर जे को क्या कहेगा, आर जे को उसके माता की बहन, मतलब मौसी कहेगा। एच और आर का रिलेशन, एच, टी जो है वो एच की सास थी, सास मतलब उसके बेटे के साथ शादी हुई है उसकी, इंग्लिश में आंटी होगा। अब एक सवाल यूपीएससी वाला देख लीजिए, 2016 वाला दिखा दे रहा हूं। एच मेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि डी को केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं, मतलब दामाद तो हो नहीं सकता। जब उसको पुत्री है नहीं मेरी लाली, तो दामाद तो होगा नहीं, बेटा ही है। डी एम को क्या कहेगा, सवाल है कि डी एम को क्या कहेगा, उसके बेटे का बेटा, मतलब पोता कहेगा। मैंने बार बार कहा है आप लोगों को कि पॉइंट नोट कर ले, बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा। एक सेकंड में 2016 यूपीएससी का क्वेश्चन ला रहा हूं। दो हजार सोलह क्वेश्चन नंबर 15, 4 या 5 प्रश्न पूछे गए थे यूपीएससी में, 5 प्रश्न पूछे गए थे। छोटा सा प्रश्न था लेकिन इतना, मतलब 5 सवाल। मैं हिंदी में बोलते जाऊंगा, अंग्रेजी वाले लिखते चलेंगे, देखना। एक समूह में, एक समूह में 5 व्यक्ति हैं, एक समूह में 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी। समूह में एक डॉक्टर, एक वकील, एक कलाकार, एक डॉक्टर, एक वकील, एक कलाकार, तथा पी और एस अविवाहित विद्यार्थी है, तथा पी और एस अविवाहित विद्यार्थी है। टी एक पुरुष है, टी एक पुरुष है जिसका विवाह समूह के एक व्यक्ति से हुआ है। टी एक पुरुष है जिसका विवाह समूह के एक व्यक्ति से हुआ है। क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई है, तथा वह डॉक्टर या कलाकार नहीं है, तथा वह डॉक्टर या कलाकार नहीं है। आर डॉक्टर नहीं है, आर डॉक्टर नहीं है। यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रुप है, ग्रुप, फैमिली नहीं है, तो रिश्ते हो भी सकते और नहीं भी। ग्रुप मेंबर में रिश्ते बन भी सकते और नहीं भी। तो समूह कहा तो आप टेंशन मत लेना कि सभी में रिश्ते आए, और फैमिली कहा तो सभी में रिश्ते आएंगे। बहुत ही घटिया सवाल है, मतलब 5 प्रश्न कैसे ही पूछ ले यूपीएससी ने, कई बार यूपीएससी भी मूर्खता कर देती है। बनाइए और फिर मुझे बताइए पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा, पहले का 15वें का सवाल का आंसर, 15 का। जो लोग बी और सी लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से मूर्ख किस्म के प्राणी जो होते हैं उनमें आना चाहिए उनको। तुम्हें यहाँ लिखा हुआ है कि पी डॉक्टर नहीं है, आर डॉक्टर नहीं है, तो पी और आर लगाने वाले तो गधे हैं कि सामने लिखा हुआ है फिर भी नहीं देख पा रहे, मतलब मनुष्य जाति में आकर मनुष्य जाति का अपमान करने आए। पी उसने पहले बता दिया कि वो अविवाहित विद्यार्थी है, एस अविवाहित विद्यार्थी है, पी और एस। क्यू उसने बता दिया, सॉरी क्यू उसने बता दिया कि ना तो वो डॉक्टर है। आइए फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग अगर देख लेते तो पी और एस स्टूडेंट है, पी और एस स्टूडेंट है। अब बच क्या गया, क्यू आर टी, उसमें आर डॉक्टर नहीं हो सकता। क्यू पर आ जाओ पहले, क्यू ना तो डॉक्टर है ना आर्टिस्ट है, तो फिर वो क्यू वकील ही होगा। आर्टिस्ट नहीं, डॉक्टर नहीं, तो फिर वकील होगा, लॉयर होगा। और आर, अब 2 बचे,
डॉक्टर और आर्टिस्ट, आर डॉक्टर नहीं है तो आर्टिस्ट होगा और टी डॉक्टर होगा। हु इज द आर्टिस्ट? आर आर्टिस्ट होगा। हु इज द स्पाउस ऑफ आर? अब वो कह रहा है आर की शादी किससे हुई है, तो मुझे बताओ क्यों पुरुष है? क्यों पुरुष है? भाई है ना वो, तो शादी उससे होगी नहीं। पी और एस अनमैरिड है, इससे शादी होगी नहीं। तो आर की शादी केवल और केवल टी से ही होगी। टी इज ए मेन और आर फीमेल हो जाएगी। फिर अगला सवाल देख लीजिए, हु इज द लॉयर? क्यों लॉयर होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मेन? कौन एक निश्चित ही आदमी है? तो टी मेन है, ये लिखा हुआ था ऑलरेडी। पी और एस का जेंडर बताया नहीं, अनमैरिड स्टूडेंट बोला है बस उसने, पर अनमैरिड में क्लियर नहीं बताया। लेकिन क्यों भाई है तो क्यों तो पुरुष होगा, क्यों तो पुरुष होगा गारंटेड। सोचिए यूपीएससी ने ऐसे सिंपल सवाल भी पूछे हैं। मतलब जिनसे पांचों उत्तर ना पाए, मेरे हिसाब से तो भले वो अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट तो नहीं है वो। यूपीएससी 2016 का प्रश्न है, 17-18 में एक ही सवाल आया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन, ये 16, उसके बाद 18 में तो एक ही क्वेश्चन आया है, 19, 20, 21 में आया ही नहीं है। 2023 में पूरी उम्मीद नहीं, गारंटी है कि सवाल बनेगा। और इसी के साथ रीजनिंग समाप्त होता है। तो एक विषय पहला खत्म हुआ, 4 विषय अभी हमें खत्म करने हैं, डीआई, डीएस, मैथ्स, कॉम्प्रीहेंशन। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं डाटा सफिशिएंसी, कल ही खत्म हो जाएगा ये। फिर अगले 2 दिन में डीआई भी खत्म हो जाएगा, फिर ये दोनों चलते रहेंगे आखिरी दिन तक। टॉप 5 टॉपिक लिखने हो तो पहला टॉपिक है पजल, पजल में ब्लड रिलेशन जोड़ दीजिएगा। दूसरा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, सिलोजिज्म। डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, तीनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक रीजनिंग और डायरेक्शन टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पासा, घड़ी और कैलेंडर। अरिथमेटिक रीजनिंग की शीट में डलवा देता हूं। सीटिंग अरेंजमेंट मैंने पजल में करवाया तो पजल में वहां गया अपने आप। पजल में ही शीट है उसकी, पजल में क्वेश्चन जोड़े गए। पांचवा दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। मिसलेनियस में हमने डाल दिया, मिसलेनियस में हमने बहुत से टॉपिक कर लिए थे, वाटर इमेज, मिरर इमेज और भी कई सारी बातें। शेडो कंसेप्ट, ये कहां से आया है? इंद्रवीर। शोएब, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स में होता है ना, हम रीजनिंग में बात कर रहे हैं। कुछ कॉमन सेंस लेकर बैठे हो कि तुम लोग बस घर वालों ने दे दिया एडमिशन लेकर और शुरू हो गए तैयारी के लिए। गधे तो नहीं हो ना, हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम रीजनिंग पर चर्चाएं कर रहे हैं, कोई शेडो कंसेप्ट लिखा जा रहा है। शेडो कंसेप्ट डायरेक्शन टेस्ट में शेडो कंसेप्ट नहीं आया। जब मैंने डायरेक्शन टेस्ट नाम से लिख दिया तो उसमें सारे टाइप आए थे, उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप बताया मैंने? लक्ष्मी क्लास फिर से देखना, इतना घटिया सवाल भी समझ में नहीं आया तो मेरे हिसाब से आप 2 बार क्लास देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को भी समझाना पड़ेगा। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं डाटा सफिशिएंसी की। डाटा सफिशिएंसी पहला सवाल 2019 में आया, 2020 में 2 सवाल आए, 21 और 22 में 4-4 सवाल आए हैं। यूपीएससी डाटा सफिशिएंसी के सवाल बढ़ा रही है और बिल्कुल लेटेस्ट में आना शुरू हुए हैं। देखो, डाटा सफिशिएंसी कोई नया सिलेबस नहीं है, बल्कि मैथ्स और रीजनिंग का ही सिलेबस है, लेकिन प्रश्न के पूछने का नया तरीका है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल अभी तक हमने ट्रेडिशनल तरीके से सवाल हल किए, तो एक सवाल दिखा रहा हूं मैं, जिसको पहले ट्रेडिशनल तरीके में मैं दिखा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि डाटा सफिशिएंसी में वही सवाल नए सिरे से कैसे पूछा जाता है। एक उदाहरण देखना, इससे क्लियर पिक्चर बननी चाहिए कि डाटा सफिशिएंसी क्या चैलेंज लेकर आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, मैंने उसमें पढ़ाया कि इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम, एक निश्चित कोड भाषा में, मेक इट क्लियर इज रिटन एज बा टा रा, और एंड स्काई इज क्लियर इज रिटन एज टा
पा मा। अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिकोड फॉर क्लियर। क्लियर का डिकोड क्या होगा भाई? ये ट्रेडिशनल जिंदगी है, तो मैंने आपसे ऑप्शन दिए पा, टा, रा, पा। देखिए कितने लोग उत्तर निकाल पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। बाकी जिन लोगों के अभी भी उत्तर नहीं आ रहे हैं, तकलीफ दायक जिंदगी है उनकी, कुछ नहीं कर सकते हैं। वही जो कई बार बना से करते बाबू सोना वाले लोग हैं। दोनों में कॉमन और आंसर। अब यही सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि डाटा सफिशिएंसी में कैसे पूछा जाता है। डाटा सफिशिएंसी में कैसे पूछा जाता है? डाटा सफिशिएंसी में पहले क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ के स्टेटमेंट देते हैं या स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि इसमें यूपीएससी क्या करती है, पहले स्टेटमेंट देती है, स्टेटमेंट 1, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम मेक इट क्लियर is written as ba ta ra. Statement second, in the same coding system sky is clear is written as ta pa ma. Question, what is the decode of clear in the coding system? ऑप्शन देखना कैसे होंगे। alone first information is sufficient for answer. अकेली पहली जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे हैं कि कौन सी जानकारी से उत्तर निकला। alone second information is sufficient for answer. अकेली दूसरी जानकारी प्रश्न का देने के लिए, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। both together are sufficient. दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। none, डाटा inadequate, जानकारी अपर्याप्त है। e, either first or alone second, either alone first or alone second can give the answer of the question. अकेली पहली या अकेली दूसरी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सेम प्रश्न जो आपने अभी हल करके दिखाया है, आइए देखना, लगभग 80% से ज्यादा लोगों का उत्तर यहाँ आया था। सेम सवाल पूछा है, लेकिन आप देखोगे दुनिया ही बदल गई होगी अब यहाँ पर। इन 5 में से कोई भी 4 ऑप्शन यूपीएससी देती है, अभी हम इन 5 ऑप्शनों को मान के चल रहे हैं। हमें बताना है जानकारी कौन सी पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। जानकारी कौन सी पर्याप्त है? बहुत बढ़िया, आइए देखिएगा। हम कहेंगे कि अगर हम दोनों जानकारी का उपयोग करें तो क्लियर का कॉमन टा आ रहा है और हमारे पास उत्तर आ रहा है। अब सोचो, उत्तर भी पता था, सब पता था, लेकिन फिर भी 13% लोगों ने यहां गरीबी दिखाई है। तो प्रश्न का नया रूप दिखाई दिया क्या? डाटा सफिशिएंसी नया सिलेबस नहीं है, नया प्रश्न है, और इसमें प्रश्न कुछ इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। प्रश्न में आपको उत्तर नहीं बताना है कि उत्तर क्या है। अभी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी, अभी पता चल जाएगा मेरे लाल लालियो, अभी दिख जाएगा। तुम अभी जीवन प्रारंभ किए हो, जितने साल तुम्हें पढ़ाई में हुए हैं उतने साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे लाल लालियो। तो जहां तुम खत्म होते हो वहां तो मैं शुरू करता हूं। अब आते हैं कंसेप्ट पर। कंसेप्ट क्या है इस पूरे टॉपिक का? इस पूरे टॉपिक का कंसेप्ट है, इस बात का इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं है कि आंसर क्या आया, व्हाट इज द आंसर, बट हाउ वी गेट आंसर। हमें उत्तर कैसे मिला, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, डाटा सफिशिएंसी में उत्तर मिला या नहीं, या उत्तर आया या नहीं, ये केवल तब माना जाता है जब यूनिक आंसर आया। यूनिक आंसर क्या है भैया? यूनिक आंसर की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो कि किसी का उत्तर आ रहा है कि सर मेरा उत्तर आ गया कि या तो पा होगा या रा होगा। तो आप कहेंगे कि सर उत्तर तो आ रहा है कि या तो पा या रा, हम कहेंगे नहीं, उत्तर नहीं आया, डाटा इनएडिक्वेट है, जानकारी अपर्याप्त है। उत्तर आना कोई गारंटेड उत्तर होना चाहिए कि हाँ उत्तर आ गया। मतलब उत्तर आया ये केवल तब माना जाएगा, ध्यान से सुनना, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये जो लंबे समय से पढ़ा रहे वही बता पाएंगे। उत्तर आया ये केवल तब माना जाएगा जब डाटा सफिशिएंसी में आप हल करके यूनिक आंसर निकाल रहे हो, तब माना जाएगा कि उत्तर आया, और तब आप निकालिए कि उत्तर आपने किसकी मदद से निकाला। जैसे अभी एक सवाल लिखिए और अभी जीवन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लिखना, स्टेटमेंट 1, रामपुर इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम देवीपुर। रामपुर देवीपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
रामपुर इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम देवीपुर। रामपुर देवीपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रामपुर इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दुर्गापुर। रामपुर इज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम दुर्गापुर। रामपुर दुर्गापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। रामपुर दुर्गापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर? तब देवीपुर और दुर्गापुर के मध्य की दूरी क्या होगी? अब मैं ऑप्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं। अलोन फर्स्ट इज सफिशिएंट टू द आंसर, अलोन सेकंड इज सफिशिएंट टू द आंसर, बोथ टुगेदर डाटा inadequate, और alone first or alone second are sufficient. आइए देखिएगा, अगर हम बातचीत करें तो कई सारे लोग सी लगा रहे हैं कि दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट उनके बीच की दूरी कितनी है? भाई रामपुर बीच में भी हो सकता है देवीपुर और दुर्गापुर के, हो सकता है देवीपुर दुर्गापुर रामपुर ऐसे हो सकता है देवीपुर दुर्गापुर रामपुर ऐसे हो। उनकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि उनके बीच की दूरी क्या होगी? हम कहेंगे कि इन दो जानकारियों से उत्तर नहीं आ सकता। इन दोनों जानकारियों से उत्तर नहीं आ सकता, मतलब जानकारी अपर्याप्त है। हमें कुछ और ऐसा बताइए जिससे हम उनकी जानकारियों के विषय में बता सके। फिर ट्राई करिए। अगला ट्राई करिए। मैं जंगल में रहता हूँ विदित, इसलिए ऐसी आवाजें आती रहती हैं। फिर से सवाल को आइए। स्टेट में लिखना, ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल। लिखना, ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं। सेकंड, इन द क्लास देयर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। कक्षा में 40 लड़के, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं। ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल एंड स्टेटमेंट 2, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले फुटबॉल? कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं? वही ऑप्शन है 5, अलोन फर्स्ट, अलोन सेकंड सफिशिएंट, बोथ टुगेदर डाटा इनएडिक्वेट, जानकारी अपर्याप्त है, ईदर अलोन फर्स्ट और अलोन सेकंड सफिशिएंट टू आंसर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिन लोगों को सी लग रहा है, मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं। खेलने वाले केवल लड़के हैं, बट सभी लड़के हैं ये कहां बताया उसने? 40 भी खेल सकते हैं, हो सकता है 39 खेले, हो सकता है 5 खेल रहे, हो सकता है 7 खेल रहे, हो सकता है 9 खेल रहे हो, 10 11 कुछ भी हो सकता है। ये कहा कंफर्म है कि सभी खेलते हैं, खेलने वाले लड़के हैं, पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ये कहा श्योर है? आज का आखिरी सवाल डाटा सफिशिएंसी का, फिर कल हम देखेंगे डाटा सफिशिएंसी पर। अब पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं फिर स्टेटमेंट। PQRS is the calendar of 4 consecutive year. PQRS 4 लगातार वर्षों के कैलेंडर हैं। PQRS 4 लगातार वर्षों के कैलेंडर हैं। Is S a leap year? क्या S एक लीप वर्ष होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट, P and S have different number of days in their calendar. पहली जानकारी, P तथा S के कैलेंडर में, P तथा S के कैलेंडर में दिनों की संख्या अलग अलग है। P तथा S के कैलेंडर में दिनों की संख्या अलग अलग है। स्टेटमेंट सेकंड,
R and S both have same number of days in their calendar. R तथा S के कैलेंडर में दिनों की संख्या समान है. R तथा S के कैलेंडर में दिनों की संख्या समान है. तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्या एस एक लीप वर्ष है. अब एस एक लीप वर्ष है या नहीं, इसके दो उत्तर हो सकते हैं, या तो हाँ या तो नहीं. क्या तुम्हें कोई गारंटेड उत्तर मिल रहा है, ये देखना है. पी और एस के कैलेंडर में दिनों की संख्या अलग अलग है, तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि पी लीप ईयर है कि एस लीप ईयर. लेकिन किसी भी 4 लगातार वर्षों में लीप ईयर तो एक ही होता है ना भाई. और वो कह रहा है कि आर और एस के कैलेंडर में दिनों की संख्या सेम है. इस कथन ने क्लियर कर दिया कि एस एक लीप ईयर नहीं है. ये जानकारी केवल दूसरे से भी पर्याप्त रूप से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है. मतलब आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी कि अलोन बी आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर. अकेली दूसरी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि दूसरे से क्लियर हो गया कि वो लीप ईयर है नहीं. चार लगातार वर्षों में केवल एक ही लीप ईयर हो सकता है, तो आर और एस में कैलेंडर में दिनों की संख्या समान होने का मतलब ये दोनों नॉर्मल ईयर है. पीक्यूआरएस 4 लगातार वर्ष से पता चला ना कि हाँ, इससे कोई लेना देना, इसने कुछ नहीं मदद की, केवल इसी से उत्तर आ गया कि वो लीप ईयर नहीं. अभी हम इसमें यूपीएससी के सवाल हल करेंगे. अभी तो मैं कल अपने वाले कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि थ्योरी डेवलप हो सके, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि आज डाउट सेशन है. बहुत दिनों से डाउट नहीं लिए हैं. जिनके डाउट नहीं वो जा सकते हैं. आइए देख लेते हैं. इनकम सर्टिफिकेट तो स्टेट वाला ही होता है मेरे लाल, केंद्र वाला कुछ नहीं होता. बताओ सोनिका, आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो. यस यस सर, मुझे ये लोग मैट्रिक्स में सर डाउट है दोनों, 311 और 312. फॉलोइंग द मैट्रिक्स सर्टेन एंटिटीज द फॉलोइंग ट्रेंड. इधर देखो, यहाँ पर एबीसीडी तीनों में एबीसी